बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th का हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर है 10 इसके बारे में, ठीक है, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। और बच्चों इस चैप्टर के आपके 4 पार्ट बनाए जाएंगे। ये पार्ट 1 है। 4 पार्ट में आपका जो वीडियो है, जो चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि आज हम क्या जानने वाले हैं। तो बच्चों ये जो चैप्टर है वो बेसिकली 2 क्षेत्रों के ऊपर, 2 देशों के ऊपर बना, मतलब कि आपका जो है उसे आपको पढ़ना है। कौन कौन से हैं? एक है उत्तरी अमेरिका और दूसरा रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। एक है उत्तरी अमेरिका और दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका से संबंधित बच्चों आपके 3 पार्ट आएंगे, यानी कि 3 वीडियोस आएंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो छोटा टॉपिक है, तो ये आपका एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बारे में बात करेंगे। मूल निवासी कौन है, इनकी विशेषताओं के बारे में, और जो उत्तरी अमेरिका है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है इसके बारे में। और उससे पहले कुछ शब्द हैं, जैसे कि पहला शब्द है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला शब्द है उपनिवेशवाद। ठीक है, पहला शब्द है उपनिवेशवाद। ये क्या होता है? तो आपकी किताब की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा, अर्थात मान लीजिए ये ए क्षेत्र है, ठीक है, ए क्षेत्र ये हो गया, एक है ये बी क्षेत्र। इसके द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश यानी कॉलोनी, अर्थात इस ए क्षेत्र के द्वारा इस बी क्षेत्र में अपनी कॉलोनी बसाना, अर्थात अपने राज्य बसाना, अपने व्यापारिक संबंध, अपने आप को वहां पे मजबूत करना शुरू होना, ठीक है। अर्थात एक देश का दूसरे देश पर राज करना उपनिवेशवाद कहलाता है। और जो देश गुलाम बनता है उस पर शासन करने वाले देश का उस पर प्रभुत्व होता है। अर्थात ये जो बी है ये क्या बन जाएगा? गुलाम बन गया, तो राज किसका होगा? ए का हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद। और फिर क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के आसपास फ्रांस, पोलैंड और इंग्लैंड, इसने क्या किया कि अपनी व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार करने के लिए इसने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने उपनिवेशवाद इसने बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई उपनिवेशवाद के बारे में, एक छोटा पॉइंट। ये जो सेटलर है, सेटलर अर्थात आबादकार, इसके बारे में हम देखेंगे पार्ट 3 में अच्छे से, इससे ऑस्ट्रेलिया के संबंध में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो उत्तरी अमेरिका है इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसके विस्तार को देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका जो है इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो उत्तरी अमेरिका का विस्तार उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कहां तक है? कर्क रेखा तक, और प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक। इसके पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पथरीले पहाड़ियों की एक श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नोवाडा, एक पर्वत का नाम है सिएरा नोवाडा पर्वत, ये यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। मतलब कि पश्चिमी क्षेत्र में पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला है, और जब आप और अधिक पश्चिम में जाएंगे तो एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है सिएरा नोवाडा पर्वत। इसके पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विस्तृत मैदानी इलाके हैं, विस्तृत झीलें हैं, जैसे कि मिसिसिपी और ओहियो और अपालचिया, ये पर्वतों की कुछ यहाँ पे घाटियां भी हैं, कुछ झीलें हैं, कुछ मैदानी इलाके हैं, कुछ घाटियां हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। फिर आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका के, तो दक्षिणी क्षेत्र में जो है बच्चों वो यहाँ पे मैक्सिको एवं कनाडा, इसका 40% जो भाग है वो जंगलों से ढका हुआ है। कहाँ पे? दक्षिणी क्षेत्र में। फिर खनिज संसाधन जो है अमेरिका में तेल हो गया, गैस हो गया, अन्य जो छोटे छोटे खनिज संसाधन है वो भरपूर मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बहुत सारे जो उद्योग है वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि सर्वाधिक रूप से कनाडा में होती है। ये कनाडा में भी गेहूं, मकई, फल, इनकी खेती होती है, और जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो होता है मत्स्य उद्योग, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका जो है इसके बारे में यहाँ पे ये बातें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उत्तरी अमेरिका की ये कुछ विशेषताएं थी। अब हम चलते हैं बच्चों उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उसकी तरफ। मूल निवासी कहते कैसे, इनकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों का हमारा ये टॉपिक है। मूल निवासियों को जानने से पहले एक शब्द होता है नेटिव, इसको समझिए। ऐसा व्यक्ति
जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो, अर्थात जहाँ पे वो वर्तमान में रह रहा है इस एक क्षेत्र में, उसका जन्म भी इसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हुआ हो, तो उस व्यक्ति को कहते हैं नेटिव। अब इस नेटिव जो शब्द है, इसका उपयोग कौन करता था, कब करता था, किन के लिए, वो देखिए। तो इसका जो उपयोग है वो 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यूरोपीय लोगों के द्वारा किया जाता था। और किसके लिए? उनके जो उपनिवेश होते थे, जिन पर वो शासन करते थे, उनके बाशिंदे अर्थात उनके लोगों के लिए प्रयोग हुआ करता था नेटिव शब्द। ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिका के जो सबसे पहले बाशिंदे थे, यानी कि जो सबसे पहले नेटिव थे, वो 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया में आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे थे। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है इस पॉइंट का, कि उत्तरी अमेरिका के जो बाशिंदे थे वो 30,000 साल पहले कहां से आए थे? बेरिंग स्टेट से आए थे, एक भूमि सेतु के रास्ते से। लेकिन 10,000 साल पहले जब आखिरी हिमयुग हुआ तो उसके बाद इन लोगों ने इस उत्तरी एरिया को छोड़कर एक दक्षिण की ओर फिर बढ़ने लगे थे। ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की ये कुछ जो जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं, इनका रहन सहन, इनका खान पान, ये किस तरह का होता था, इसको समझते हैं। और उससे पहले ये जो आपको समझाया गया है मूल निवासियों के बारे में, आई होप आपको ये चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके खान पान की एक बार बात कर लेते हैं। तो खान पान में क्या हो सकता है, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, कब कब क्या खाना खाते थे, ठीक है, इनकी कुछ परंपराएं हैं या नहीं है, वो सारी चीजें हैं। तो मूल निवासियों का रहन सहन और खान पान। पहला पॉइंट, ये लोग नदी घाटी के साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। अर्थात जो मूल निवासी थे ये कहाँ रहते थे? नदी घाटी के साथ गांवों में समूह बनाकर रहते थे। कैसे? समूह बनाकर। दूसरा, वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। अर्थात ये जो लोग थे वो शिकारी भी थे। शिकारी अर्थात ये लोग मछली भी खाते थे, मांस भी खाते थे। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो कभी कभी अगर इन्हें मांस भी नहीं मिलता था तो ये आपातकालीन के लिए सब्जियां एवं मकई इनकी कृषि भी किया करते थे। अगला पॉइंट है, ये अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। अर्थात जब इन्हें मछली वगैरह आसपास के एरिया से नहीं मिलती थी तो ये क्या करते थे कि लंबी यात्राओं पर निकल जाते थे। किसके लिए? मांस की तलाश में। अगला पॉइंट, मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। अर्थात ये लोग जो थे वो मछली तो खाते ही थे, साथ ही साथ ये जिस पशु का मांस खाते थे उसका नाम था बाइसन। अर्थात ये जंगली भैंसों की तलाश में रहते थे जो कि घास के मैदानों में घूमते थे, जो कि था बाइसन। अगला पॉइंट, वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते थे जितने कि उन्हें भोजन के लिए जरूरी होते थे। अर्थात ये जो लोग थे यहाँ के, ये जो मूल निवासी थे, ये स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे। क्या? घोड़े खरीदते थे, लेकिन ये उतने ही जानवर मारा करते थे जिनसे कि इनका जो भोजन है वो यहाँ पर हो जाए। तो ये मूल निवासियों की कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपको यहाँ पर पता चली, एंड आई होप आपको समझ में आई होगी। कौन कौन सी विशेषता है एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये लोग नदी घाटी के आसपास रहते थे समूह बनाकर, ये लोग मछली एवं मांस खाते थे और आपातकालीन स्थिति के लिए सब्जियां एवं मकई भी उगाते थे। ये लोग मांस की तलाश में अक्सर लंबी यात्राओं पर भी जाया करते थे। मुख्य रूप से बाइसन अर्थात उन जंगली भैंसों की तलाश में रहते थे जो घास के मैदान में घूमते थे। ये लोग स्पेनी जो आबादकार थे इनसे घोड़े खरीदते थे, लेकिन ये लोग उतने ही जानवर मारते थे जिनसे कि इनका भोजन पूर्ण तरीके से हो जाए। ज्यादा ये जानवरों को नहीं मारते थे, सिर्फ अपने खाने भर के लिए। तो ये उनकी होगी खान पान की विशेषताएं। अब हम देखते हैं बच्चों, जो मूल निवासी हैं इनकी कुछ परंपराएं हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए इनकी परंपराएं और विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए मूल निवासियों की परंपरागत विशेषताएं। पहला, उनके पास अपनी जमीन पर नियंत्रण का कोई मुद्दा नहीं होता था। अर्थात इनके पास जो थी वो जमीनें बहुत सी हुआ करती थी अपनी अपनी, लेकिन कोई इनके पास ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं होता था कि ये जो जमीन है नहीं भाई वो हमारी ही है,
मतलब ये इस चीज को लेके कभी भी इन्होंने वाद विवाद नहीं किया, कभी संघर्ष नहीं किया। ठीक है। अगला, वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस नहीं करते थे, उससे मिलने वाले भोजन से ही संतुष्ट रहते थे। अर्थात इनके पास जमीनें तो होती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं मानते थे कि हम इतनी बड़ी जमीन के मालिक हैं तो हमारे अंदर घमंड आ गया, ऐसा कुछ नहीं था इनके साथ। ये लोग जो थे बस उस जमीन से मिलने वाला जो भोजन है उसकी इनको लालसा रहती थी। ठीक है। फिर है औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। अर्थात ये जो दो चीजें हैं, कौन कौन सी? औपचारिक संबंध, दोस्तियां कायम करना और उपहारों का आदान प्रदान, ये इनकी परंपरागत विशेषताएं हैं। और कई बार क्या होता था, इन्हें चीजें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। अर्थात कई बार जो त्योहार वगैरह आते हैं, दोस्तियां स्थापित करते हैं, औपचारिक संबंध स्थापित करते हैं, तो ये उपहार देते हैं, तो इन्हें चीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उपहार के ही बदले इन्हें वो चीजें जो इनकी जरूरतमंद होती थी वो मिल जाती थी। फिर इसकी भाषाओं की अगर हम बात करें तो भाषाएं तो हालांकि यहाँ पे अनेक बोली जाती थी, लेकिन लिखी हुई एक भी नहीं मिली है। अर्थात लिखी हुई भाषाएं एक भी नहीं मिली है, क्योंकि जो लोग थे वो भाषाएं बोलते जरूर थे लेकिन ये लिखा नहीं करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है अगर ये लिखते नहीं थे तो ये अनपढ़ थे, ऐसा नहीं है। यहाँ के जो लोग थे वो धरती को पढ़ सकते थे। देखिए इस पॉइंट को समझने की आपको जरूरत है कि ये धरती को पढ़ सकते थे। अर्थात जो जलवायु, तूफान, वर्षा, भूकंप आदि का ये ज्ञान लगा लेते थे। अर्थात जलवायु में क्या परिवर्तन होने वाला है इसका ये अनुमान लगा लेते थे, तूफान कब आने वाला है ये भी पता लगा लेते थे, बारिश कब होगी तो ये वायुमंडल को, आकाश को देखकर पता लगा लेते थे, भूकंप कब आएगा, ये इन सभी चीजों का जो है वो पता लगा लेते थे। तो उस तरीके से आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो मूल निवासी थे वो अनपढ़ थे। अगर आपको लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनपढ़ थे। ठीक है। उसके बाद एक शब्द है आपकी किताब में, होपी समुदाय। ये समुदाय जो है वो कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हैं। अर्थात जो ये होपी समुदाय है वो कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासियों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? होपी समुदाय। ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है मूल निवासियों की विशेषताएं। आगे देखते हैं जो मूल निवासी थे इनका और उत्तरी अमेरिका जो था इसका व्यापार के बारे में। ठीक है। तो देखिए व्यापार से संबंधित इस तरह से हम इसे समझेंगे, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका का व्यापार। तो देखिए 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारी उत्तरी अमेरिका पहुंचे। अर्थात समुद्री यात्राएं करके ये जो लोग थे, ठीक है, कहां पहुंचे? उत्तरी अमेरिका। एक सेकेंड, हाँ, ये समुद्री यात्राएं करके जो यूरोपीय व्यापारी थे वो कहां पहुंचे? उत्तरी अमेरिका। ठीक है। ये लोग जो थे यानी कि जो यूरोपीय लोग आए थे वो बेसिकली मछली एवं रोएदार खाल जो होती थी उसके व्यापार के लिए आए थे, ना कि अपना उपनिवेशवाद यहाँ पे बसाने के लिए। ठीक है। हस्तशिल्पों का आदान प्रदान जो किसी खास कबीले में ही बनते थे। अर्थात यहाँ पे जब ये व्यापारी आए तब क्या हुआ कि आदान प्रदान जो था वो क्या होता था? हस्तशिल्प यानी कि हाथों से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनका आदान प्रदान होता था, जो कि किसी एक खास कबीले में बना करते थे। ठीक है। ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान होता था जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। यूरोपीय लोग क्या करते थे कि स्थानीय लोगों को कंबल, लोहे के बर्तन, शिकार के लिए बंदूकें और शराब देते थे। अर्थात ये जो यूरोपीय लोग आए थे ये किसके लिए आए थे? मछली एवं रोएदार खाल के व्यापार के लिए। तो इस चीज का जो अंदाजा था वो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको नहीं था कि ये लोग क्या करते हैं, हम इतने जानवर को मार रहे हैं। इन चीजों का जो अंदाजा था वो उत्तरी अमेरिका के लोगों जो मूल निवासी थे उनको नहीं था, क्योंकि जो यूरोपीय लोग थे वो इन लोगों को जिनसे अपना काम करवाते थे उन्हें कंबल दे देते थे, उसके बदले में कभी कभी लोहे के बर्तन दे देते थे, शिकार के लिए बंदूकें दे देते थे और शराब देते थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो था वो थी इसमें शराब। शराब की लत ने यूरोपीय लोगों को अमेरिकी लोगों पर व्यापार थोपने में मदद की। यानी कि शराब की लत ने क्या किया कि यूरोपीय लोगों को अमेरिकी लोगों पर अपना व्यापार थोपने में बहुत महत्वपूर्ण एक अहम जो भूमिका होती है
वो निभाई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका के व्यापार के बारे में। और यहीं पे हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है उत्तरी अमेरिका के व्यापार के बारे में। तो एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं बच्चों कि आज हमने अभी तक क्या पढ़ा है। देखिए चैप्टर आपका काफी लंबा है, लेकिन फिर भी आपके जो 4 पार्ट्स में इसको अच्छे से समझाया जाएगा, इसीलिए जो वीडियोस है वो आपकी 15, 16 या 17 मिनट की सारी आएंगी, ताकि छोटे छोटे पार्ट में आपको बड़ी बड़ी चीजें समझाई जा सके। सबसे पहले हमने देखा उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति, अर्थात इसका विस्तार कहां से कहां तक है, पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, पूर्वी क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है, दक्षिणी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, खनिज संसाधन की इसकी विशेषताएं क्या है, कृषि क्या होती है इसके अंतर्गत वो हमने देखी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है, ठीक है, जिसमें हमने नेटिव के बारे में पढ़ा, इसका उपयोग कब और कैसे हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर मूल निवासियों का जो खान पान है, इनका रहन सहन जो है वो किस तरह का है, ये हमने देखा। देन नेक्स्ट देखा हमने कि मूल निवासियों की परंपरागत जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं इसके बारे में, ओपी समुदाय क्या है ये देखा। देन सबसे लास्ट में देखा हमने यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका का जो व्यापार है इसके बारे में। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।